मोहन और चंपा जंगल के रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे। सूरज ढलने को था और जंगल के पेड़ पौधे शाम की नमी में लिपटे हुए थे। अचानक मोहन को प्यास का एहसास हुआ। वो चंपा की ओर देखकर तालाब की ओर इशारा करता हुआ बोला, चंपा, बहुत प्यास लगी है, देखो सामने तालाब है, चलो पानी पी लेते हैं। हाँ मोहन, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, पर सुनो, यहाँ ज्यादा देर तक रुकने का सोचना भी मत, शाम होने वाली है, हमें गांव जल्दी पहुंचना चाहिए। मोहन और चंपा तालाब की ओर बढ़ गए और झुककर पानी पीने लगे। ठंडे पानी से उन्हें राहत महसूस होने लगी। आह, कितना मीठा पानी है। लेकिन चंपा, मुझे तो बहुत थकान हो गई है, क्यों ना थोड़ी देर यहाँ किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि तुम यही कहोगे। अरे, कुछ देर आराम करने में क्या जाता है। देखो, ये जंगल कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और तालाब के किनारे का यह दृश्य मनमोहक लग रहा है ना? चंपा मोहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। दोनों एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही देर में थकान उन पर हावी हो गई और उनकी आंखें भारी होने लगी। देखते ही देखते वे नींद की आगोश में समा गए। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक चंपा की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो झटके से उठी और मोहन को हिलाकर जगाने लगी। मोहन, उठो, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा था ना कि आराम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मोहन सुस्ती में आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब की ओर गई, वो स्तब्ध रह गया। तालाब के पानी पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। चंपा, वो देखो। चंपा तालाब की ओर देखने लगी और उसकी चीख निकल गई। सामने एक विकराल परछाई आकार ले रही थी, जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मोहन और चंपा के शरीर कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। देखते ही देखते वो भयानक आकृति उनके और करीब आ गई। अचानक जंगल में उनकी चीखें गूंज उठी और घना अंधेरा उन पर छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। उनके बीच में दो शव रखे हुए थे। मोहन और चंपा के उनके शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन ऐसा लगा रहा था कि किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति ने उन्हें मारा हो। बिरजू, जो गांव का ही एक व्यक्ति था, उदास खड़ा था। बिरजू, यह तो हमारे गांव के मोहन और चंपा हैं। इन्हें किसने मारा? मुखिया जी, मैं एक काफिले के साथ दूसरे राज्य जा रहा था। रास्ते में हमारा काफिला तालाब के पास रुका था ताकि सब पानी पी सकें। वहीं पर मुझे इन दोनों की लाशें मिली तालाब के पास। हाँ, और इनकी हालत देखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी जानवर ने इन्हें मारा है। लगता है जैसे जैसे किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हुआ हो। गांव वालों, अब से कोई भी शाम के बाद जंगल में नहीं जाएगा। यह मामला साधारण नहीं लग रहा है। अगली सुबह मुखिया जैसे ही सोकर उठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला। सामने बिरजू खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बिरजू, इतनी सुबह क्या हुआ? मुखिया जी, गजब हो गया। अब क्या हो गया? हमारे गांव के रत्न की लाश भी जंगल में मिली है। यह सुनते ही मुखिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो गहरी सोच में पड़ गए। अब तो मामला और भी विचित्र हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं यही बात कहने आया हूं मुखिया जी। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें यह खबर राजा विक्रम तक पहुंचानी होगी, वरना यह पला हमारे पूरे गांव पर आ जाएगी। दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सिंहासन पर राजा विक्रम गहरी सोच में बैठे थे। तभी मुखिया और बिरजू आ पहुंचे। कौन हो तुम दोनों? महाराज, मैं हरियालीपुर गांव का मुखिया हूं और यह मेरे गांव का वह सी बिरजू है। महाराज, हमारे गांव में भयानक घटना घटी है। कल जंगल में मोहन और चंपा नामक दंपत्ति की लाश मिली। उनकी दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बुरी शक्ति ने उन्हें मारा हो। और आज सुबह तो हमें पता चला कि हमारे ही गांव के लकड़हारे रतन की लाश भी उसी जंगल में मिली है। राजा विक्रम चौंक पड़े। उनकी भौहें तन गई। कल जब मोहन और चंपा की लाश जंगल में मिली, तब क्या तुमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना नहीं किया था?
मैंने सब कुछ सचेत किया था महाराज। लेकिन रतन एक लकड़हारा था, शायद वह लकड़ियां काटने के लिए रात के समय जंगल चला गया हो। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। फिर मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोले, मंत्री जगन्नाथ, तुम्हारा क्या विचार है महाराज? मामला गंभीर लगता है। अगर यह किसी साधारण डाकू या जंगली जानवर का काम होता तो लोगों के शरीर पर ऐसे निशान नहीं होते। यह किसी अज्ञात शक्ति का काम हो सकता है। इस मामले की जांच मैं किसी गुप्तचर से नहीं करवाऊंगा, मैं स्वयं इसकी पड़ताल करूंगा। मुखिया और बिरजू राजा की बात सुनकर दरबार से बाहर चले गए। राजा विक्रम दरबार से निकलकर महल के बगीचे में आ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वे गहरे चिंतन में डूबे थे। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचे। महाराज, क्या आप सच में स्वयं जंगल जाने का विचार कर रहे हैं? मंत्री, तुम्हें मेरे शब्दों पर संदेह है नहीं महाराज? मुझे आपकी वीरता पर कभी संदेह नहीं हुआ, ना ही आपके शब्दों पर, परंतु इस समय भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल में कोई अज्ञात और खतरनाक शक्ति है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जंगल में कोई खतरनाक शक्ति है भी तो मैं उससे डरने वाला नहीं। मत भूलो, मैं केशव नगर का राजा हूं। अगर राजा ही भयभीत हो जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? परंतु महाराज, मैं हरियालीपुर गांव के जंगल जाऊंगा और कल ही जाऊंगा। राजा विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ वहां से निकल गए। मंत्री जगन्नाथ चुपचाप खड़े रहे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन राजा विक्रम की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाए। अगली सुबह राजा विक्रम अपने महल में अपनी पत्नी रानी रुक्मणी से बोले, तैयार हो जाओ रुक्मणी, कहां जाने की तैयारी करनी है? आज मैं अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को लेकर जंगल जाऊंगा। रानी रुक्मणी चौंक पड़ी। लेकिन आदित्य तो अभी मात्र 10 वर्ष का है, तो क्या हुआ? उसे अब से ही सीखना होगा कि शिकार कैसे किया जाता है। जब तक वह देखेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे? रानी रुक्मणी राजा विक्रम की जिद देखकर असमंजस में पड़ गई। इतना बोलकर राजा विक्रम महल के प्रांगण में आ गए, जहां मंत्री जगन्नाथ पहले से खड़े थे। मंत्री जगन्नाथ 2 सैनिकों के साथ, तुम भी मेरे साथ शिकार पर चलोगे? महाराज, जंगल में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं और आप अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर जा रहे हैं। यह उचित नहीं है, इससे समय की बचत होगी। मंत्री, जंगल में क्या हो रहा है मैं यह भी देख लूंगा और लगे हाथों शिकार भी कर लूंगा। मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम को रोकना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि एक बार राजा ने निर्णय ले लिया तो उन्हें बदलना असंभव था। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य, रानी रुक्मणी, मंत्री जगन्नाथ और 2 सैनिकों के साथ घने जंगल की सीमा पर खड़े थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर एक सुनसान तालाब दिख रहा था, जिसकी सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। चारों ओर अजीब सी वीरानी थी, जैसे वहां जीवन कभी था ही नहीं। मंत्री जगन्नाथ, क्या यह वही तालाब नहीं है जिसके बारे में हरियालीपुर गांव का मुखिया बता रहा था, जहां मोहन और चंपा की लाश मिली थी और बाद में रतन की भी? बिल्कुल महाराज, यह वही स्थान लगता है। आप इस अजीब वीरानी को देखिए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ कोई भयावह घटना हो चुकी है। यह स्थान भयावह प्रतीत हो रहा है। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। हवा की सरसराहट और पक्षियों की रहस्यमय चहचहाट से माहौल और भी रहस्यमय हो गया। इसी बीच राजकुमार आदित्य, जो केवल 10 वर्ष का था, उत्सुकतावश थोड़ा आगे बढ़ने लगा। रानी रुक्मणी चिंतित स्वर में आदित्य को रोकती हुई बोली, आगे मत जाओ पुत्र, ये जंगल खतरनाक है, यहीं रहो। बकवास मत करो रुक्मणी, मेरा पुत्र अगर अकेले टहल रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है महाराज? वो अभी केवल 10 वर्ष का है। अगर जंगल में गुम हो गया तो यह मेरा पुत्र है, यह जंगल में गुम नहीं होगा। राजा विक्रम के आत्मविश्वास को देखकर रानी रुक्मणी ने हल्की मुस्कान बिखेर दी। राजकुमार आदित्य जंगल में चहलकदमी करने लगा। कुछ क्षणों के लिए राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ का ध्यान आदित्य से हट गया। अचानक जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। यह सुनकर राजा विक्रम, रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ हड़बड़ा गए। सभी चारों ओर देखने लगे, लेकिन आदित्य कहीं नहीं दिखा। मेरा पुत्र आदित्य कहाँ गया? अभी तो यहीं था। महाराज, यह बहुत ही विचित्र है। अभी कुछ ही क्षण पहले वो यहीं था। राजा विक्रम आवेश में सैनिकों को आदेश देते हुए बोले, खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो।
मेरे पुत्र को आखिर वो जमीन में समा गया या आसमान में उड़ गया। दोनों सैनिक तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। रानी रुक्मणी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा था महाराज, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं मेरे बेटे को कौन उठा ले गया। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। राजा विक्रम भी अंदर से घबरा गए। तभी सैनिक लौटकर आ गए। उनके चेहरे पर हताशा थी। महाराज, हमने हर तरफ खोजा, लेकिन राजकुमार आदित्य कहीं नहीं मिले। राजा विक्रम अब सच में चिंतित हो उठे। मंत्री जगन्नाथ ने भी निराशा होकर सिर झुका लिया। राजा विक्रम स्वयं आदित्य को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थक हारकर राजा विक्रम और रानी रुक्मणी महल लौट आए। राजा विक्रम दुखी मन से मंत्री जगन्नाथ से बोले, पूरे राज्य में ऐलान न करवा दो, जो भी राजकुमार आदित्य को ढूंढकर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री जगन्नाथ ने ऐसा ही किया, मगर कुछ भी सफलता नहीं मिली। राजकुमार आदित्य जंगल में किसी को नहीं मिले। रानी रुक्मणी ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। राजा विक्रम भी गहरे पश्चाताप में डूब गए। काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैं अधिक सतर्क रहा होता। समय धीरे धीरे बीतने लगा और देखते ही देखते पूरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रम महल के बगीचे में बैठे थे। तभी वहां पर मंत्री जगन्नाथ आ पहुंचे। मंत्री जगन्नाथ को देखकर राजा विक्रम उदास स्वर में बोले, आज भी मुझे उस दिन का अफसोस है। मंत्री जगन्नाथ, काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। काश मैंने तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान दिया होता, तो आज मेरा पुत्र आदित्य हमारे साथ होता। महाराज, वह निर्णय सच में गलत था। मैं आपको रोकना चाहता था, परंतु आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तभी दूर से दौड़ता हुआ हरिया, जो एक गरीब ग्रामीण था, बगीचे में आ पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी और आंखों में आंसू थे। वो राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, हे कृपा कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते जंगल में चला गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। हमने पूरा गांव खंगाल लिया, पर वो कहीं नहीं मिला। गांव के लोग जंगल के भीतर जाने से डरते हैं। वर्षों से वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग बिना किसी निशान के लापता हो जाते हैं। महाराज, राजा विक्रम चौंक पड़े। उनके चेहरे पर कुछ पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। वो गहरी सांसें लेते हुए उठ खड़े हुए। हम समझ सकते हैं हरिया, जब किसी का पुत्र खो जाता है तो दिल पर क्या बीतती है। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तभी एक सुंदर युवक, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी, हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ थामे महल के द्वार से अंदर आ पहुंचा। हरिया की नजर उस बच्चे पर पड़ी और उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वो लपक कर आगे बढ़ा और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, ये तो मेरा बेटा है। इतना बोलकर हरिया अपने पुत्र को लेकर वहां से चला गया। राजा विक्रम उस युवक को देखने लगे। युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो परिचित सी झलक थी। राजा विक्रम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो युवक, और यह बच्चा तुम्हें जंगल में कहां मिला है? मुझे पहचानिए पिताजी, मैं आपका पुत्र राजकुमार आदित्य हूं। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ दोनों स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम के चेहरे पर अविश्वास की छाया उभर आई। यह असंभव है। मेरे पुत्र को 10 वर्ष हो गए हैं जंगल में खोए हुए। अगर तुम सच में राजकुमार आदित्य हो तो इसका प्रमाण दो। राजकुमार आदित्य के दाएं हाथ की हथेली पर एक जन्मजात निशान था। अगर तुम वही हो तो तुम्हारी हथेली पर वो निशान होना चाहिए। युवक ने बिना कोई संकोच किए अपनी हथेली मंत्री जगन्नाथ के सामने फैला दी। मंत्री जगन्नाथ की आंखों में चमक आ गई। वही निशान था। वह उत्साहित होकर राजा विक्रम से बोले, महाराज, महारानी के आंसू आखिरकार रंग लाए। यह सचमुच राजकुमार आदित्य ही है। राजा विक्रम अभी भी संदेह में थे और मंत्री जगन्नाथ राजकुमार आदित्य को लेकर सीधे महारानी रुक्मणी के कक्ष की ओर ले गए। रानी रुक्मणी कमरे के कोने में बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। वर्षों के आंसू उनके चेहरे पर थकान की लकीरें छोड़ गए थे। तभी मंत्री जगन्नाथ दरवाजा खोलते हुए अंदर आ पहुंचे। महारानी, कृपया पहचानिए, यह कौन है? रानी रुक्मणी उस युवक को गौर से देखने लगी। तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे से बहुत मिलती है। महारानी,
ये संयोग नहीं, ये आपका ही पुत्र है। लगता है ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली। देखिए, इसके हाथ पर वही जन्मजात निशान है रानी। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर आए। तुम कहाँ चले गए थे आदित्य? तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें कितना याद किया? मैं भी आप दोनों को बहुत याद करता था माँ। मैंने हर रात आपके आंसुओं को महसूस किया है। तभी राजा विक्रम भी वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर कठोरता और संदेह का मिश्रण था। उनकी आंखें युवक पर टिकी थी, मानो वे उसकी आत्मा तक को परख लेना चाहते हो। अगर तुम सच में मेरे पुत्र हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। 10 वर्ष पहले जब तुम जंगल में खोए थे, तब तुम्हारी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए? तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे? ये एक लंबी कहानी है पिताजी, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पिताजी। जब आप और मंत्री जगन्नाथ बात कर रहे थे, तब मैं टहलते टहलते घनी झाड़ियों में चला गया था और अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुझे दबोच लिया और मैं बुरी तरह चिल्लाया। शायद वही चीख आपने सुनी थी। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, और जब होश आया तो मैंने खुद को एक झोपड़ी के अंदर पाया। वहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे उस नकाबपोश से बचाया था जो अभी भी मुझे ढूंढ रहा था। फिर तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे मेरे लाल? मैंने बूढ़े बाबा से घर जाने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं जंगल से बाहर निकला तो वो नकाबपोश मुझे और उन्हें दोनों को मार डालेगा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे मैं वहीं रह गया। धीरे धीरे मैंने उन्हें अपने पिता समान मान लिया, परंतु वर्षों बाद जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मैंने ठान लिया कि अब मैं महल लौटूंगा। लेकिन क्या बेटा? तब बूढ़ा